सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जल्दी से ऑनलाइन जुड़ जाइए। ऑनलाइन बहुत कम है। कल शाम को भी जो क्लास हुई थी उसमें भी बहुत कम स्टूडेंट थे, और कल शाम को जो कुछ क्वेश्चन थे उनमें प्रॉब्लम थी किसी को, तो वो भी अभी सॉल्व करेंगे, फिर ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए और लाइव जुड़ जाइए। जल्दी से लिंक शेयर कर दीजिए, लाइव जुड़ जाइए जल्दी से। एक बार लिंक शेयर कर दीजिए, फिर वापस से बैक आ जाइए वीडियो पर, क्लास पर बैक आ जाइए, फिर बात करेंगे। आ जाइए। कर दीजिए लिंक शेयर कर दीजिए। अभी तक बहुत कम लोग जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। सारे जवाब देंगे अभी। सारे ही जवाब देंगे अभी। देखो स्टूडेंट, सुबह वाली जो क्लास होती है इसमें स्टूडेंट बहुत कम आते हैं, और शाम को भी कम ही होते हैं, उसको भी कोई ज़्यादा खास कह नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जितने आने थे आ गए, शुरू ही करते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो मैं कल एक क्वेश्चन आया था बायोलॉजी में कि जो फूलों का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है। क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? उसमें क्वेश्चन ये था कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो उसमें ऑप्शन था फ्लोरोलॉजी और एंथोलॉजी। तो देखो, फ्लोरोलॉजी जो ऑप्शन था ना, फ्लोरोलॉजी एक्चुअल में कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है, वो फ्लोरिकल्चर होता है। ठीक है, और दूसरा था एंथोलॉजी। तो कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर कि इसमें तो फ्लोरोलॉजी आएगा, तो फ्लोरोलॉजी की जगह अगर फ्लोरिकल्चर भी होता ना तब भी नहीं आता। पूछिए क्यों? क्योंकि जो फ्लोरिकल्चर होता है उसमें हम फूलों की खेती का अध्ययन करते हैं, ना कि फूलों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? फूलों की खेती का अध्ययन करते हैं। और जो एंथोलॉजी होते हैं उसमें हम क्या करते हैं? फूलों का अध्ययन करते हैं कि फूल की संरचना किस प्रकार की है, फूल का पुष्प का सूत्र क्या है, पुष्प के लक्षण क्या है, पुष्प किस कुल का है, इससे जुड़ी जितनी भी जानकारी होती है वो उसका अध्ययन हम किस में करते हैं? उसका अध्ययन हम करते हैं एंथोलॉजी में। तो एंथोलॉजी में तो फूलों का अध्ययन करेंगे, और जब फूलों की खेती की बात की जाए तब वहाँ पर सही जवाब क्या होगा? फ्लोरिकल्चर। तो अब आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो, जो फ्लोरिकल्चर है वो तो पार्ट है हॉर्टिकल्चर का, और हॉर्टिकल्चर है एग्रीकल्चर का। अगर एंथोलॉजी पूछा जाए आपसे तो एंथोलॉजी पार्ट है बॉटनी का। किसका पार्ट है? बॉटनी का। और बॉटनी किसका पार्ट है? बॉटनी पार्ट है इसका बायोलॉजी का। किसका पार्ट है? बायोलॉजी का पार्ट है। तो अब इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेते हैं अपन, कल हमने इस क्लास में इतना पढ़ा था, 110 क्वेश्चन हो गए थे हमारे कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। पहले कमेंट मत करिएगा, आप पहले कमेंट करते हो, फिर आप जो मैं जानकारी आपको देता हूँ उससे आप उस जानकारी को मिस कर देते हो आप। देखो क्वेश्चन क्या है? कावेरी किस फसल की किस्म है? कावेरी किस फसल की किस्म है, बताना है। ऑप्शन ए सोयाबीन, मिसप्रिंट हो गया। ऑप्शन ए सोयाबीन, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी कपास, और ऑप्शन डी मक्का। बताना है आपको सोयाबीन किसकी किस्म है। ए, बी, सी और डी। कावेरी, सोयाबीन, मक्का, कपास और धान। जिन्होंने बी जवाब दिया है धान, बिल्कुल सही जवाब है आपका। कावेरी किसकी किस्म है? कावेरी धान की किस्म है। कावेरी किसकी किस्म है? धान की किस्म है। और जिसने बी जवाब दिया है आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है धान की पहली भारतीय बोनी किस्म जिसको भारत का जादुई चावल कहते हैं। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी जया, ऑप्शन सी रत्ना और ऑप्शन डी बाला। बताना है आपको। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका जवाब क्या होगा। धान की कौन सी किस्म है जिसे जादुई चावल कहते हैं? कावेरी, जया, रत्ना और बाला।
जिनका जवाब है जया, ऑप्शन बी वाला सही जवाब है बिल्कुल। जो जया जो किस्म है उसको हम क्या बोलते हैं, जया किस्म को हम बोलते हैं भारत का जादुई चावल। अब देखो क्या होता है भारत का जादुई चावल का मतलब क्या है। देखो एक वैरायटी है जिसका नाम है IR8। क्या नाम है, IR8, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको भी आगे। तो IR8 जो वैरायटी है, उस वैरायटी, ये भारत की वैरायटी नहीं है, भारत की किस्म नहीं है, ये विश्व की किस्म है या भारत के बाहर की किस्म है। और इस किस्म को IRRI मनीला फिलीपींस में विकसित किया था, जहाँ पर हमारा क्या है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, वहाँ पर इसको विकसित किया गया था। और इस किस्म का जो उत्पादन था वो बहुत ज़्यादा था, उत्पादन बहुत ज़्यादा था, इसलिए इसको वहाँ पर क्या नाम दिया गया था, जादुई चावल, जादुई चावल नाम दिया गया था। तो जब उस किस्म को भारत लाए और उसी से संकलन करा के हमने भारत में एक किस्म बनाई जिसका नाम निकाला हमने जया। और इस किस्म का भी उत्पादन बहुत ज़्यादा था, इस किस्म का भी उत्पादन बहुत ज़्यादा था, इसलिए इसको भी हम क्या बोलते हैं, भारत का जादुई चावल। इसको भी हम भारत का जादुई चावल बोलते हैं। तो भारत का जादुई चावल तो हो गया जया। अगर विश्व का पूछ लिया जाए आपसे तो विश्व का जादुई चावल क्या होगा, IR8, IR8 उसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में मैं बताता हूँ आपको। देखो जो बाला किस्म है वो सीधी बुआई हेतु उपयुक्त है, यानी कि वैसे तो गेहूं में हम क्या करते हैं, पहले पौध तैयार करते हैं फिर उसके बाद में उसकी बुआई करते हैं, लेकिन बाला एक ऐसी किस्म है जिसकी हम सीधी बुआई कर सकते हैं, पौध तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधी बुआई कर दो उग जाएगा, है ना। तो ये है, बाकी रत्ना और कावेरी ये भी धान की किस्में हैं। अगला सवाल है धान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। धान की माही सुगंधा किस्म कहाँ पर विकसित की गई है, सुनिए ध्यान से। धान की माही सुगंधा किस्म कहाँ पर विकसित की गई है। ऑप्शन ए ARS अजमेर, अभी ARS का मतलब भी बताऊंगा आपको। दूसरा है ARS बांसवाड़ा, तीसरा है ARS जयपुर, चौथा है ARS उदयपुर। 4 ऑप्शन है, आता है तो कमेंट करके बताइए जल्दी से। धान की माही सुगंधा किस्म, धान की माही सुगंधा किस्म कहाँ पर विकसित की गई है, ARS अजमेर, ARS बांसवाड़ा, ARS जयपुर और ARS उदयपुर। सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। ARS क्या होता है, माही सुगंधा क्यों नाम रखा इसका। देखो जिसने बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, बाकी का गलत है। जिसने बी जवाब दिया है ARS बांसवाड़ा उनका सही जवाब है। अब देखो धान की जो माही सुगंधा किस्म है उसका नाम माही सुगंधा कैसे पड़ा। देखो ये यहाँ पर बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा में एक नदी बहती है जिसका नाम है माही। क्या नाम है, जिसका नाम है माही। माही नदी कहाँ पर है, बांसवाड़ा में एक नदी बहती है जिसका नाम है माही नदी। ठीक है, और उस माही नदी को सम्मान देने के लिए इस जो किस्म का नाम था वो उन्होंने क्या रखा, माही नाम रखा आगे। अब कहोगे सर सुगंधा शब्द कहाँ से आया, तो जो बासमती किस्म होती हैं, चावल की जो बासमती किस्में होती है उसमें एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, खुशबू पाई जाती है, विशेष प्रकार की उसमें एक खुशबू पाई जाती है। और वैसे तो पूरे चावल में ही पाई जाती है, लेकिन जो माही सुगंधा होती है किस्म उसमें थोड़ी ज़्यादा होती है, उसमें थोड़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए सुगंध से सुगंधा नाम लिया उन्होंने और माही नदी का नाम लिया, और इस प्रकार से नाम निकल के आया हमारा माही सुगंधा। क्या नाम निकल के आया, माही सुगंधा। तो माही नदी है उसको सम्मान देने के लिए, और सुगंध धान के जो चावल होता है उसमें सुगंध होती है, इसीलिए दोनों को मिलाकर उन्होंने किस्म निकाली जिसका नाम निकाला उन्होंने माही सुगंधा। एक किस्म और है जिसको हम बोलते हैं माही धवल। क्या, माही धवल। तो माही तो वो की वही नदी हो गई, और धवल का मतलब क्या होता है, धवल का मतलब होता है सफ़ेद। धवल का मतलब क्या होता है, सफ़ेद होता है। तो माही धवल और माही सुगंधा, माही सुगंधा तो हल्का पीला रंग की चावल था, और जो माही धवल था वो बिल्कुल सफ़ेद रंग का चावल था। दोनों ही ARS बांसवाड़ा से निकले हैं। अब देखो ARS क्या होता है, जहाँ जहाँ हर जिले में एक ARS बना हुआ है। ARS का मतलब होता है एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन। क्या होता है, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन होता है इसका नाम, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। अब कहोगे सर आपकी अनुसंधान कार्य तो KVK पर भी किए जाते हैं, तो दोनों अलग अलग किस प्रकार से हैं। तो देखो ऐसा होता है कि जो कृषि विज्ञान केंद्र होता है, कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य जो कार्य होता है वो ये होता है कि किसानों से संपर्क बनाए रखना, और किसानों को नई नई तकनीक के बारे में जानकारी देना, नई नई किस्मों के बारे में जानकारी देना, और कुछ
हद तक नई तकनीक है उसको विकसित करना, कुछ हद तक नई तकनीक को विकसित करना। लेकिन जो ARS होता है उसका काम होता है मुख्य रूप से अनुसंधान कार्य करने का, नई तकनीक को विकसित करना, नई किस्म को विकसित करना, नए जो इम्प्लीमेंट्स हैं क्या किस प्रकार से हम एग्रीकल्चर को ज़्यादा और भी ज़्यादा टिकाऊ बना सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं, उस प्रकार का जो कार्य किया जाता है वो किया जाता है ARS पर। और हर ज़िले में एक ARS होता है और एक KVK होता है। ARS का मतलब होता है एग्रीकल्चरल रिसर्च स्टेशन। देखो एग्रीकल्चरल होता है वो, ना कि एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी होती है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं होती। आप कहीं भी देखोगे तो आपको एग्रीकल्चरल ही मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको कि ARS और KVK अलग अलग होते हैं। माही सुगंधा नाम क्यों पड़ा, माही धवल नाम क्यों पड़ा। अगला सवाल है, चावल के बोनेपन के लिए उपयुक्त जीन। देखो चावल का जो पौधा होता है वो भी बोना होता है, जैसे धान गेहूं का बोना होता है वैसे चावल का भी बोना होता है। अब आपको बताना है चावल के बोनेपन के लिए उपयुक्त जीन कौन सा रहेगा। निफ जीन, DGU जीन, HS जीन या ट्रिस जीन बताना है आपको। चावल के बोनेपन के लिए उपयुक्त जीन ABCD। जिसने B जवाब दिया है DGU जीन सही जवाब है आपका। जो चावल के बोनेपन के लिए जो जीन रहता है वो कौन सा रहता है, वो रहता है DGU जीन। DGU जीन यानी कि चावल का जो पौधा होता है उसको लंबे बढ़ने से रोकता है। कौन सा जीन रोकता है या कौन सा जीन ऐसा होता है जो हाइट को नहीं बढ़ने देता है, वो जीन होता है DGU जीन। मतलब चावल के पौधे में जो बोनेपन के लिए जिम्मेदार जीन है उस जीन का नाम क्या है, DGU जीन। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है चावल का पौधा लंबा नहीं बढ़ता और बोना रह जाता है। अगला है, धान की 1 हेक्टेयर में पौध लगाने हेतु नर्सरी के कितने क्षेत्र की आवश्यकता होती है। आप सबको पता है कि जो धान की बुआई की जाती है उससे पहले उसकी नर्सरी तैयार की जाती है। अब 1 हेक्टेयर में हमें पौध लगानी है तो नर्सरी के लिए कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, यानी कितने क्षेत्र में हम पौध तैयार करें तब जाकर पूरे 1 हेक्टेयर की पूर्ति होगी। तो बताना है 500, 1000, 750 या 500, 1500 वर्ग मीटर। जवाब दीजिए A, B, C या D। जिसने B जवाब दिया है 1000 वर्ग मीटर, बिल्कुल सही जवाब है आपका। धान की 1 हेक्टेयर में पौध लगाने के लिए 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है। कितनी आवश्यकता होती है, 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है, पडलिंग लेह किस फसल की मुख्य क्रिया है। पडलिंग लेह किस फसल की मुख्य क्रिया है, बाजरा, धान, सरसों या कपास। 4 ऑप्शन है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा पडलिंग या लेह होती क्या है, वो क्यों करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको भी। बताइए पडलिंग किससे संबंधित है। देखो जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। पडलिंग किससे संबंधित है, पडलिंग संबंधित है धान से। पडलिंग किससे संबंधित है, धान से है। अब देखो पडलिंग या लेह होता क्या है। पडलिंग या लेह का मतलब ये होता है कि जो चावल का या धान का जो खेत होता है उसमें हम लगभग 1 फीट तक पानी भर देते हैं, 1 फीट या उससे थोड़ा कम पानी भर देते हैं। और फिर उस पानी भरने के बाद में हम उसमें पडलर एक यंत्र होता है, जैसे जो खेत को जोतने का जो मशीन होती है, खेत को जोतने की जो हल होता है जो पीछे लगता है ट्रैक्टर के, उसी प्रकार से एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं पडलर। और ये पडलर विशेष रूप से विकसित किया होता है सिर्फ और सिर्फ धान की फसल के लिए, पडलिंग करने के लिए। तो जब गेहूँ धान की हम फसल उगाते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम खेत में पानी भर देते हैं और उस पडलर को बार बार उस खेत में चलाते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे एक तो जो मिट्टी होती है उसके पोर खुल जाते हैं, मतलब मिट्टी खुल जाती है, भुरभुरी हो जाती है। और दूसरा जो खरपतवार होते हैं वो खरपतवार क्या हो जाते हैं, खरपतवार पूरे नष्ट हो जाते हैं। तो पडलिंग मुख्य रूप से 2 ही उद्देश्य से की जाती है, एक तो खरपतवार नष्ट करने के लिए और एक मिट्टी के या मृदा के कणों को खोलने के लिए। तो ये 2 ही चीज़ है जिसके लिए पडलिंग की जाती है। और पडलिंग को हिंदी में बोलते हैं लेह करना या लेही करना, लेह करना या लेही करना बोला जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ धान में ही की जाती है, ये क्रिया सिर्फ और सिर्फ धान में ही की जाती है और किसी में नहीं करते हैं इसको। तो समझ में आ गया होगा पडलिंग किसे कहते हैं। अगला सवाल है,
धान का टेस्ट वेट यानी परीक्षण भार कितना होता है, बताना है आपको धान का टेस्ट वेट। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि टेस्ट वेट क्या होता है, एक सीड इंडेक्स होता है वो क्या होता है, सब बताऊंगा अभी मैं आपको। ऑप्शन ए 20 ग्राम, ऑप्शन बी 25 ग्राम, ऑप्शन सी 33 ग्राम और ऑप्शन डी 50 ग्राम। बताइए जल्दी से, 20, 25, 33 और 50 धान का टेस्ट वेट, धान का टेस्ट वेट कितना होता है, परीक्षण भार कितना होता है, बताना है आपको। 20 ग्राम, 25 ग्राम, 33 ग्राम या 50 ग्राम। धान का टेस्ट वेट, जिसने ऑप्शन बी दिया है 25 ग्राम, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो धान का टेस्ट वेट होता है वो कितना होता है, 25 ग्राम होता है। कितना होता है, 25 ग्राम होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बासमती चावल का टेस्ट वेट कितना होता है, तो बासमती चावल का टेस्ट वेट होता है 21 ग्राम। बासमती का कितना होता है, बासमती का होता है 21 ग्राम और धान का होता है 25 ग्राम। यानी सिर्फ और सिर्फ धान का पूछा जाए तब तो 25 ग्राम बताना है और बासमती का पूछा जाए तब 21 ग्राम बताना है। अब देखो टेस्ट वेट या परीक्षण भार क्या होता है। टेस्ट वेट या परीक्षण भार का मतलब होता है उन बीजों का 1000 दानों का भार। यानी कि ये जो टेस्ट वेट यहाँ पर बताया गया है आपको, टेस्ट वेट या परीक्षण भार, कि चावल के हम 1000 दाने लें तो उनका वजन कितना होगा। इस टेस्ट वेट का मतलब ये है कि चावल के 1000 दाने लें तो उनका वजन कितना होगा, तो कितना होगा, 25 ग्राम। चावल के 1000 दानों का वजन कितना होगा, 25 ग्राम होता है। ठीक है, अब टेस्ट वेट इसको ही परीक्षण भार बोला जाता है 21 ग्राम। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर टेस्ट वेट तो समझा दिया, अब सीड इंडेक्स भी बता दीजिए। तो देखो सबसे पहले तो ये होता है, एक तो होता है टेस्ट वेट, दूसरा होता है सीड इंडेक्स। तो टेस्ट वेट तो उन बीजों का लिया जाता है जो बीज आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। आकार में जो छोटे होते हैं, जिनकी साइज छोटी होती है, उनका तो लिया जाता है टेस्ट वेट। क्या लिया जाता है, टेस्ट वेट। और जिनके बीज बड़े होते हैं, जैसे मूंगफली हो गई, इसके अलावा और दूसरे बीज हो गए, मक्का वगैरह हो गया, जिनके बीज बड़े आकार के होते हैं, तो उनका लिया जाता है सीड इंडेक्स। उनका क्या लिया जाता है, सीड इंडेक्स लिया जाता है। और वो लिया जाता है 100 बीजों के भार पर। कितने बीजों के भार पर, 100 बीजों के भार पर। तो सीड इंडेक्स हमेशा लेंगे 100 बीजों के भार पर और जो टेस्ट वेट लेंगे वो लेंगे 1000 बीजों के भार पर। टेस्ट वेट हमेशा छोटी साइज के बीजों के लिए लिया जाएगा, जैसे बाजरा हो गया, जवार हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये छोटे बीज होते हैं। और जो सीड इंडेक्स लिया जाएगा वो 100 बीजों पर लिया जाएगा और उन बीजों का आकार बड़ा होना चाहिए, जैसे मूंगफली, मक्का और भी जो इससे भी बड़ी साइज के जो बीज होते हैं उनका हमेशा सीड इंडेक्स लिया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा टेस्ट वेट और सीड इंडेक्स क्या होता है। और बासमती का 121 होगा और धान का टेस्ट वेट होगा 25 ग्राम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, धान के खेत में पडलिंग या लेह करने का मुख्य उद्देश्य है, बताना है आपको। पहले बता चुका हूं मैं ये प्रश्न। ऑप्शन ए खरपतवार नियंत्रण, ऑप्शन बी पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी दोनों ही नहीं। जवाब दीजिए। खरपतवार नियंत्रण, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाना, ए और बी दोनों और दोनों ही नहीं। जिसने ए जवाब दिया है आपका आधा सही है आधा गलत है, और जिसने जवाब दिया है सी वाला ए और बी दोनों, आपका जवाब बिल्कुल सही है। खरपतवार नियंत्रण के लिए और पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए। जब मिट्टी के पोर खुलते हैं तो उस समय जो पोषक तत्व होते हैं वो उनकी प्राप्य अवस्था में आ जाते हैं। कौन सी अवस्था में आ जाते हैं, प्राप्य अवस्था में आ जाते हैं वो, क्योंकि वो मिट्टी में घुल जाते हैं और उनका जो केमिकल कंपाउंड होता है वो जल में घुल जाता है, तो वो प्राप्य अवस्था में आ जाते हैं। इसीलिए खरपतवार नियंत्रण और पोषक तत्व की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, धान के खेत में पडलिंग या लेह करते हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, तो सी वाला जवाब सही होगा। अगला सवाल है, धान की उत्परिवर्तित किस्म है। अब मैं उत्परिवर्तन भी बताऊंगा आपको क्या होता है और उत्परिवर्तित किस किस प्रकार से होता है वो सब कुछ बताऊंगा मैं। बस आप ध्यान से सुनिए, कमेंट जब करने के लिए कहा जाए तभी कमेंट करिए ताकि आप मिस ना कर सके किसी सवाल को। अगला सवाल है, धान की उत्परिवर्तन किस्म क्या है। ऑप्शन ए जया, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी IR8 और ऑप्शन डी जगन्नाथ। अब मैंने जब मिरेकल राइस बताया था आपको, जादुई चावल, तो देखो विश्व का जादुई चावल तो ये होता है IR8। ये क्या है, विश्व का जादुई चावल है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का जादुई चावल कौन सा है,
भारत का जादुई चावल कौन सा है? जया है। इन जादुई चावल को इंग्लिश में बोला जाता है मिरेकल राइस। तो कभी कभी हिंदी में लिखकर आ जाता है मिरेकल राइस, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रख लेना मिरेकल राइस ही जादुई चावल है। तो भारत का तो है जया और विश्व का है IR8। ठीक है, इंटरनेशनल राइस 8 इसकी फुल फॉर्म है। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, जो धान की उत्परिवर्तित किस्म है, जवाब देना है आपको इसमें चारों में। जिसने डी वाला दिया है जगन्नाथ, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब है आपका। धान की उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है? जगन्नाथ। धान की उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है? जगन्नाथ है। अब देखो उत्परिवर्तन भी समझ लो, उत्परिवर्तन क्या होता है, उत्परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है। देखो किसी भी जीव की एक संरचना होती है जिसमें उसके गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्र पर क्या लगे होते हैं? जीन लगे होते हैं। गुणसूत्र पर जीन लगे होते हैं। अब उस गुणसूत्र पर जब जीन होते हैं तो उन जीनों में जब हेरफेर हो जाता है, तो हेरफेर होने के बाद में क्या हो जाता है? एक स्थायी परिवर्तन आ जाता है। स्थायी परिवर्तन आ जाता है जो बाद में कभी उसको चेंज नहीं किया जा सकता। वो अवस्था क्या कहलाती है? उत्परिवर्तन। वो क्या कहलाती है? उत्परिवर्तन। देखो यहाँ पर उत को अगर अलग करते हो आप तो पीछे शब्द बचता है परिवर्तन। ये यहाँ पर तो उत्परिवर्तित दिया गया है, लेकिन अगर उत्परिवर्तन शब्द को आप अलग अलग करोगे तो उत को हटा दोगे तो पीछे शब्द बचेगा परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब बदलाव। तो जो जो उत्परिवर्तन होता है वो कैसे होता है? जब जीन की जो संरचना होती है, मनुष्य में कोशिकाएं पाई जाती हैं, मनुष्य में और जीवों में सभी में कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका में गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्र पर क्या लगे होते हैं? जीन लगे होते हैं। तो जब जीन की संरचना में परिवर्तन हो जाता है तो संरचना में परिवर्तन होते ही मनुष्य का जो बाह्य मनुष्य मान लो या कोई भी जीव मान लो, उसकी संरचना में स्थायी परिवर्तन हो जाता है और वो ही परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, उस परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। तो अब उत्परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक तो खुद ही हो जाता है उत्परिवर्तन यानी कि प्राकृतिक, और एक होता है कृत्रिम। एक कौन सा होता है? एक कृत्रिम होता है। अब कृत्रिम उत्परिवर्तन क्यों कराते हैं हम? कृत्रिम उत्परिवर्तन हम कराते हैं विभिन्न प्रकार की जो किस्में होती है या पशुओं की नस्लें होती हैं उनमें जानबूझकर उत्परिवर्तन कराया जाता है, और वो उत्परिवर्तन होता है लाभदायक उत्परिवर्तन। और प्राकृतिक जो उत्परिवर्तन होता है वो होता है हानिकारक। तो उत्परिवर्तन में क्या होगा कि जब हम उत्परिवर्तन कराते हैं तो उसकी स्थायी संरचना में परिवर्तन कर देते हैं, जिससे अगर वो लाभदायक होता है तो हम उसे आगे कंटिन्यू करते हैं, अगर लाभदायक नहीं है तो उसे वहीं नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो धान की उत्परिवर्तित किस्म क्या होगी? जगन्नाथ होगी। उत्परिवर्तन आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि किस्म विकसित करने के लिए जब उत्परिवर्तन कराते हैं तो कौन सी किरणों का इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सी किरणों का इस्तेमाल किया जाता है? उस समय गामा किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी किरणों का? गामा किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो उत्परिवर्तन से रिलेटेड कुछ चीज़ें और बता देता हूँ मैं आपको। उत्परिवर्तन जो होता है वो एक तो होता है पराबैंगनी किरणों से। प्राकृतिक उत्परिवर्तन जो होता है वो होता है एक तो पराबैंगनी किरणों से, और एक होता है बहुत ज़्यादा हानिकारक जो रेडिएशन होते हैं उससे। किससे होता है? एक तो रेडिएशन से होता है और एक होता है पराबैंगनी किरणों से। तो ये दोनों हैं, इनसे क्या होता है? उत्परिवर्तन होता है। अब देखो एक बात बताता हूँ या एक छोटी सी एक एग्जाम्पल दूंगा जिससे बिल्कुल समझ में आएगा आपको। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय क्या हुआ कि अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने एटम बम गिराए। ठीक है, एक तो था फैटमैन और एक था लिटिल बॉय। ये दो एटम बम गिराए उन्होंने। तो जब उन्होंने एटम बम गिराए तो एटम बम फटते ही बहुत सारा रेडिएशन निकला। तो कुछ लोग तो उस बम की चपेट में आने से मर गए, लेकिन जो उसके रेडिएशन के संपर्क में आए, जैसे ही उनके रेडिएशन के संपर्क में आए उनकी जीनी संरचना में बदलाव हो गया। और उनकी जीनी संरचना में बदलाव हो गया क्योंकि रेडिएशन से उत्परिवर्तन होता है, तो उनकी जीनी संरचना में बदलाव हो गया। और जैसे ही बदलाव हुआ वो तो ठीक थे, लेकिन जो उनके आने वाली पीढ़ियाँ आई, कोई किसी का हाथ नहीं है, किसी का हाथ आधा ही है, किसी का हाथ मुड़ा हुआ है,
किसी के एक आँख नहीं है, तो क्योंकि अब उनके परिवर्तन हो गया, उनकी जीन की संरचना में स्थायी परिवर्तन हो गया, और स्थायी परिवर्तन होते ही उनकी जो जीनी संरचना थी वो बदल गई, इसीलिए उत्परिवर्तन हो गया। तो उत्परिवर्तन किस प्रकार से होता है? एक होता है पराबैंगनी किरणों से, एक होता है रेडिएशन से, और अगर अपन कृत्रिम रूप से करवा रहे हैं तो गामा किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए आज भी जापान में जो हिरोशिमा और नागासाकी शहर है, वहाँ पर जो लोग उस परमाणु बम के चपेट में आए थे, जो मर गए वो तो मर गए, लेकिन जो उनके रेडिएशन के संपर्क में आए थे, आज भी उनके घर की जो संतानें हैं वो लूली, लंगड़ी, बहरी, अंधी ऐसे पैदा होती है, क्योंकि उनका स्थायी परिवर्तन हो चुका है उनकी जीनी संरचना में। अब उसको बदलाव नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको उत्परिवर्तन क्या होता है। इसीलिए मैंने ये उत्परिवर्तन आपको इसीलिए इतना ज़्यादा समझाया, क्योंकि ये आपके बायोलॉजी का टॉपिक भी है और इम्पोर्टेंट है, और इससे सवाल पूछा जाता है आपसे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। धान की ट्रुंगो बीमारी किससे होती है? धान की ट्रुंगो बीमारी किससे होती है बताना है आपको। जीवाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से, वायरस से। धान की ट्रुंगो बीमारी, धान में होती है ट्रुंगो बीमारी। जी बिल्कुल सही जवाब है, जिसने डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। धान की बीमारी किससे होती है? धान की बीमारी होती है वायरस से। धान की ट्रुंगो बीमारी किससे होती है? वायरस से होती है। अगला सवाल है, अनाज का राजा किसे बोला जाता है? गेहूं, मक्का, ज्वार और धान। अनाज का राजा किसे बोला जाता है? या खाद्यान्न फसलों का राजा भी पूछ सकते हैं वो। तो खाद्यान्न फसलों का राजा या अनाज का राजा किसे बोला जाता है? वो बोला जाता है, बताना है आपको। 4 ऑप्शन है, गेहूं, मक्का, ज्वार, धान। जिसने ए जवाब दिया है गेहूं, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अनाज का राजा किसे बोला जाता है? गेहूं को बोला जाता है। और अनाजों की रानी किसे बोला जाता है? अनाजों की रानी बोला जाता है मक्का को। तो अनाज का राजा गेहूं और रानी मक्का, राजा और रानी एक जगह ही बैठे हैं आज। अगला सवाल है, गेहूं में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? बताना है आपको गेहूं में प्रोटीन की मात्रा। 5%, 7%, 11%, 14%। गेहूं में प्रोटीन की मात्रा 5, 7, 11, 14। गेहूं में प्रोटीन की मात्रा। जिसने सी जवाब दिया है 11%, बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 11% होती है। गेहूं में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 11% प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में 11% प्रोटीन पाया जाता है। ये गेहूं और चावल का बार बार पूछते हैं, गेहूं और चावल का प्रोटीन बार बार पूछा जाता है, तो याद कर लीजिएगा। बाकी किसी का याद करो ना करो, देखो गेहूं और चावल में प्रोटीन की मात्रा याद कर लेना, बाजरे में वसा की मात्रा याद कर लेना, और ज्वार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा याद कर लेना। और मक्का में कौन कौन से वो एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसिन, ट्रिप्सिन, ये वाले याद कर लेना, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन पूछते हैं वो। जब एसेंशियल की बात आती है तो इन्हीं से क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे। अगला सवाल है, गेहूं का बोनेपन का जीन है, बताना है आपको। ABCD, नोरी 11, निफ जीन, टिसप जीन या नोरिन 10। नोरी 11, निफ जीन, टिसप जीन या नोरी 10। जिसने डी जवाब दिया है नोरिन 10, गेहूं का बोनेपन का जीन, बिल्कुल सही है। गेहूं का बोनेपन का जीन कौन सा है? नोरिन 10। गेहूं का बोनेपन का जीन कौन सा है? नोरिन 10 जीन है, बिल्कुल सही जवाब है नोरिन 10। इससे रिलेटेड सारी जानकारी देंगे अभी आपको, एक बार इसको क्वेश्चन को सुने फिर बाद में देंगे। कमेंट बॉक्स में सब सारे सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे, एक बार लाइव क्लास खत्म होने दीजिए। गेहूं के फल का प्रकार बताना है आपको। गेहूं के फल का प्रकार, सरस, स्पीक, कैरियोप्सिस या एयर। 4 ऑप्शन है, सरस, स्पीक, कैरियोप्सिस, एयर। जिसने सी जवाब दिया है कैरियोप्सिस, बिल्कुल सही जवाब है आपका। कैरियोप्सिस क्या है? कैरियोप्सिस। गेहूं का फल का प्रकार क्या कहलाता है? कैरियोप्सिस कहलाता है। गेहूं के फल का प्रकार कैरियोप्सिस कहलाता है। अगला सवाल है, अनाज का कटोरा किस जिले को बोला जाता है? या अन्नागार। 2-3 सवाल है, जवाब है इसके। राजस्थान का अन्नागार, राजस्थान का अनाज का कटोरा या राजस्थान का अन्न भंडार किस जिले को बोला जाता है? बताना आपको। जयपुर, बूंदी, बीकानेर और श्री गंगानगर। बताइए, जयपुर, बूंदी, बीकानेर और श्री गंगानगर। अनाज का कटोरा किसे बोला जाता है? अनाज का कटोरा,
अनाज का कटोरा। जिसने बी जवाब दिया है श्री गंगानगर, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अनाज का कटोरा किसे बोला जाता है? श्री गंगानगर को अनाज का कटोरा बोला जाता है। अगला सवाल है, गेहूं का टेस्ट वेट या परीक्षण भार कितना होता है? अब मैंने पहले जब बताया था आपको, तब मैंने किसका बताया था आपको? तब मैंने बताया था आपको चावल का या धान का या राइस का, जो भी समझ लो, 25 ग्राम होता है उसका। तो अब गेहूं का टेस्ट वेट या परीक्षण भार बताना है आपको। टेस्ट वेट 1000 बीजों पर लिया जाएगा और सीड इंडेक्स 100 बीजों पर लिया जाएगा। गेहूं का टेस्ट वेट परीक्षण भार, जिसने ऑप्शन ए दिया है 2 ग्राम, बिल्कुल सही जवाब है आपका। बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं का कितना होगा? 2 ग्राम। गेहूं का टेस्ट वेट कितना होगा? 2 ग्राम होगा। अगला सवाल है हमारा, गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है बताना है आपको। ट्रिप्सिन, ग्लूटीन, पेप्सिन और केसिन। गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है जिसके कारण गेहूं की रोटी लचीली होती है, प्लास्टिक टाइप होती है? जिसने बी जवाब दिया है ग्लूटीन, बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं में जो पाई जाने वाली प्रोटीन होती है या गेहूं की प्लास्टिक प्रोटीन होती है, वो कौन सी होती है? ग्लूटीन। इसको प्लास्टिक प्रोटीन भी बोला जाता है। तो गेहूं की कौन सी प्रोटीन होती है? गेहूं की प्लास्टिक प्रोटीन होती है। और ये प्लास्टिक प्रोटीन देखो कब हो जाती है। देखो ऐसा होता है कि जब तक रोटी तवे पर सिकती है, जब तक तवे पर रोटी सिकती है, तब तक गेहूं की जो ग्लूटीन प्रोटीन है ना, ग्लूटीन प्रोटीन है, वो ख़त्म नहीं होती है और रोटी जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, खिंचती है। लेकिन जैसे ही उस रोटी को हम डायरेक्ट आंच पर सेकते हैं, जैसे ही उसको आंच पर सेकते हैं, अंगारों पर सेकते हैं या डायरेक्ट आग के संपर्क में लाते हैं, तो उसके अंदर पाई जाने वाली ग्लूटीन प्रोटीन का जो फंक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है और फिर रोटी खिंचती नहीं है। फिर आपको ऐसा लगता है कि रोटी कड़क हो गई है। तो वो इसीलिए कड़क होती है क्योंकि ग्लूटीन प्रोटीन उसमें उस समय जल जाती है। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करते हुए चलेंगे हम, और बिल्कुल आपका साथ है। स्टूडेंट हालांकि कम है अभी भी, और लोग वीडियो लाइक नहीं करते, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं हो पा रहा है। तो एक बार वीडियो को आप अपने चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, उनको बताएं कि रोज़ाना लाइव क्लासेस चलती हैं, बिल्कुल एक दिन भी डिले नहीं होता। हमारे यहाँ पर संडे की छुट्टी भी नहीं है। हो सकता है कभी कोई तकनीकी समस्या आ जाए तो बात अलग है, बाकी तो कंटिन्यू लगेगी ही लगेगी। और कल आपको केमिस्ट्री की क्लास भी मिलेगी। केमिस्ट्री के लिए टाइम क्या है, जैसे ही ये लाइव क्लास ख़त्म हो जाए उसके बाद में मुझे बताना। अभी चैट बॉक्स में अभी कमेंट नहीं करना है, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करना है आपको और बताना है कि केमिस्ट्री के लिए कौन सी क्लास, केमिस्ट्री के लिए क्लास का टाइम कौन सा सही रहेगा। कमेंट करके बताना, अभी कमेंट नहीं करना है। लाइव चैट बॉक्स में जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट करना है आपको क्लास ख़त्म होने के बाद। तो गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। अगला सवाल है, निम्न में से रोटी वाला गेहूं कौन सा है? रोटी वाला गेहूं कौन सा है बताना है आपको। अगुणित, षष्ठ गुणित, द्विगुणित या त्रिगुणित। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको गेहूं का कौन सा प्रोटीन होता है। अगुणित, षष्ठ गुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित। अगुणित, षष्ठ गुणित, हेक्साप्लॉइड, द्विगुणित, त्रिगुणित। जिसने बी जवाब दिया है षष्ठ गुणित हेक्साप्लॉइड, बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से रोटी वाला गेहूं कौन सा होता है? षष्ठ गुणित या हेक्साप्लॉइड, और जिसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n बराबर 6 बराबर 42। 2n बराबर कितने होते हैं? 6 होते हैं। गुणसूत्रों का 6 पेयर होता है और बराबर 42 होते हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 42 हो गई। और मनुष्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं 46, 46। और हमारे गेहूं में कितने पाए जाते हैं? 42 पाए जाते हैं, 42। अगला सवाल है, हीरा मोती किस फसल की किस्म है? गेहूं, धान, बाजरा, मक्का। बताना है आपको गेहूं, धान, बाजरा, मक्का। 129 में बताइए, गेहूं, धान, बाजरा, मक्का, निम्न में से गेहूं की कौन सी किस्म द्विजीन बोनी? ये तो अगला सवाल है। जिसने हीरा मोती किस्म में आंसर दिया है गेहूं, ए वाला, बिल्कुल सही जवाब है। हीरा मोती किसकी किस्म है? हीरा मोती किस्म है गेहूं की। हीरा मोती किसकी किस्म है? गेहूं की किस्म है। और ये द्विजीन बोनी किस्म है शायद। निम्न में से गेहूं की कौन सी किस्म द्विजीन बोनी किस्म है? बताना है आपको। अब मैं फिर ये भी बताऊंगा द्विजीन बोनी किस्म क्या होती है।
ऐसी किस्में जिसमें बोनेपन के 2 जीन जिम्मेदार होते हैं, जिसमें बोनेपन के लिए 2 जीन जिम्मेदार होते हैं, वो द्विजीन बोनी किस्म कहलाती है। सोनारा 64, कल्याण सोना, HD 2009 जिसका दूसरा नाम है अर्जुन और उपयुक्त सभी। बताइए, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। जिसने डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं की जो द्विजीन बोनी किस्में है वो सारी हैं कल्याण सोना, सोनारा 64 और HD 2009 या अर्जुन। अब देखो HD 2009 इसका दूसरा नाम क्या है? अर्जुन है। इससे जुड़ी एक बात बता देता हूँ आपको। देखो, जिस खेत में HD 2009 या अर्जुन किस्म उगाई गई है, अगर उस खेत में आप आइसोप्रोट्यूरान, गेहूं के खेत में खरपतवार नाशी के लिए डाला जाता है आइसोप्रोट्यूरान डाला जाता है, तो अगर आप उस खेत में, जिस खेत में HD 2009 या अर्जुन वैरायटी उगी हुई है, उस खेत में आप खरपतवार नाशी के लिए अगर खरपतवार नाशी के रूप में अगर आइसोप्रोट्यूरान डाल दोगे तो उससे गेहूं की संपूर्ण फसल नष्ट हो जाएगी। उससे क्या हो जाएगा? HD 2009 जो किस्म है वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने खरपतवार के लिए डाला है और हमारी मुख्य फसल भी नष्ट हो जाएगी। इसीलिए जो गेहूं की HD 2009 किस्म है या अर्जुन जो किस्म है, उसमें हम कभी भी खरपतवार नाशी के रूप में आइसोप्रोट्यूरान नहीं डालते हैं। कभी भी हम आइसोप्रोट्यूरान नहीं डालते हैं, क्योंकि जैसे ही आइसोप्रोट्यूरान डालते हैं हम, तो उसका जो साइड इफेक्ट होता है वो इस HD 2009 वैरायटी पर पड़ता है। तो सिर्फ और सिर्फ इसी वैरायटी पर पड़ता है। अगर आप सोनारा 64 में डालोगे तो कोई समस्या नहीं है, कल्याण सोना में भी समस्या नहीं है और बाकी सारी किस्मों में भी कोई समस्या नहीं है, सिर्फ HD 2009 में ही होती है समस्या। तो ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि गेहूं की HD 2009 किस्म किस शाकनाशी के प्रति संवेदनशील है या किस खरपतवार नाशी के प्रति संवेदनशील है, तो क्या आ जाएगा? आइसोप्रोट्यूरान। यह पूछ लिया जाएगा कि आइसोप्रोट्यूरान जो शाकनाशी है वो कौन सी किस्म को नष्ट कर देता है, तो HD 2009। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से गेहूं की त्रिजीन बोनी किस्म। त्रिजीन बोनी किस्म का मतलब है गेहूं की कौन सी किस्म है जिसमें बोनीपन के लिए 3 जीन जिम्मेदार हैं? हीरा मोती, लाल बहादुर, उपयुक्त सभी। ABCD उपयुक्त सभी बताना है आपको। जिसने डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। गेहूं में निम्न में से गेहूं की त्रिजीन बोनी किस्म कौन सी है? त्रिजीन बोनी किस्म है उपयुक्त सभी। हीरा भी है, मोती भी है और लाल बहादुर भी है। वैसे तो हीरा मोती, लाल बहादुर, हीरा मोती, जवाहर, ज्योति और लाल बहादुर 4 होती हैं। एक और किस्म है जिसको नाम है जवाहर और एक का नाम है ज्योति। तो आप 3 याद कर लीजिए, 2 और याद कर लेना कभी। अगला सवाल है हमारा, गेहूं की लवणीय क्षेत्र हेतु उपयुक्त किस्म बतानी है आपको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेहूं की लवणीय क्षेत्रों हेतु उपयुक्त किस्म राज 3077, PBW 65 और KRL 19 बताना है आपको। राज 3077, PBW 65 और KRL 19 बताइए लाइव चैट बॉक्स में। जिसने डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। हो सकता है हमने तुक्का लगाया हो, कोई बात नहीं। देखो, गेहूं की जो लवणीय किस्म है वो है राज 3077, एक तो है राज 3077, एक है PBW 65 और एक है KRL 19। ये तीनों ही किस्में बार बार जेट में पूछी जाती है कि निम्न में से कौन सी किस्म जो लवणीय क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। तो उसमें एक ही सवाल का पैटर्न ये नहीं होता, उसमें 3 अलग अलग वेराइटीज़ दी होती है और एक वेराइटी इससे संबंधित दी होती है। तो आपको ध्यान रखना, ये 3 मोस्ट वेराइटीज़ हैं, एक तो राज 3077, एक PBW 65 और एक KRL 19। बार बार इनसे सवाल पूछा जाता है क्योंकि गेहूं को लवणीय क्षेत्रों में भी उगाया जाता है, इसलिए तो ध्यान रखिएगा। गेहूं से एक सवाल आपसे पूछा ही जाएगा, कम से कम एक तो लिखवा लो मेरे से, एक सवाल आएगा ही आएगा। अगला सवाल है, गेहूं की फसल ज्यामिति कितनी होती है? और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गेहूं की फसल ज्यामिति बताना है। फसल ज्यामिति क्या होता है ये भी मैं बता देता हूं आपको। गेहूं को जिस खेत में उगाते हैं या किसी भी फसल की फसल ज्यामिति वो ज्यामिति होती है जिसमें उसकी पौधे से पौधे की दूरी और उसकी पौधे से लाइन की दूरी वो क्या व्यक्त करती है? वो व्यक्त करती है फसल की ज्यामिति या फसल की आपसी दूरी या फसल की जो L/P की दूरी होती है उसको प्रदर्शित करती है। तो गेहूं की फसल ज्यामिति कितनी होती है बताना है आपको। A, B, C और D 12 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर गेहूं की फसल ज्यामिति।
लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए। जिसने 22.5 जवाब दिया है, 22.5 सेंटीमीटर है डाटा, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं की जो फसल ज्यामिति होती है वो कितनी होती है? 22.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 22.5 सेंटीमीटर होती है। अगला सवाल है हमारा, गेहूं की जल मांग कितनी होती है? बताना है आपको। प्रतिदिन गेहूं को कितना जल चाहिए? प्रतिदिन गेहूं के एक पौधे को कितना जल चाहिए? ये जल मांग प्रतिदिन के हिसाब से है, प्रतिदिन के हिसाब से है ये जल मांग। बताना है आपको 300 से 500, 450 से 650, 800 और 1000। बताइए गेहूं की जल मांग। जिसने बी जवाब दिया है 450 से 650 मिलीलीटर, बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं का जो एक पौधा होता है उसको एक दिन में 450 से 650 मिलीलीटर पानी की आवश्यकता होती है। 450 से 650 मिलीलीटर पानी की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है हमारा, गेहूं का खरपतवार है मोथा, गुल्ली डंडा, दूब घास और लेंटाना कैमरा। बताइए जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके। गेहूं का मुख्य खरपतवार है मोथा, गुल्ली डंडा, दूब घास, लेंटाना कैमरा। जिसने बी जवाब दिया है गुल्ली डंडा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जिसने बी जवाब दिया है गुल्ली डंडा, बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं का जो मुख्य खरपतवार है वो कौन सा है? गुल्ली डंडा है। ठीक है, गुल्ली डंडा क्या होती है? गेहूं का मुख्य खरपतवार कहलाती है, जिसे गेहूंसा भी बोलते हैं, जिसे फेलेरिस माइनर भी बोलते हैं, जिसे गेहूं का मामा भी बोलते हैं। गेहूंसा, गेहूं का मामा, फेलेरिस माइनर, चारों ही इसी के नाम है। अगला सवाल है, गेहूं का प्रमुख खरपतवारनाशी कौन सा है? बताइए आप, गेहूं का प्रमुख खरपतवारनाशी कौन सा है? पैराक्वाट, डाइक्वाट, आइसोप्रोट्यूरान और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं आपको। पैराक्वाट, डाइक्वाट, आइसोप्रोट्यूरान और इनमें से कोई नहीं। जिसने जवाब दिया है सी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं का प्रमुख खरपतवारनाशी कौन सा है? आइसोप्रोट्यूरान। लेकिन जब HD 2009 किस्म अगर हमने उगाई है तब हम वहाँ पर आइसोप्रोट्यूरान नहीं डालेंगे, उसकी जगह हम कोई दूसरा खरपतवारनाशी उपयोग में लेंगे। तो प्रमुख पूछ लिया जाए तो आइसोप्रोट्यूरान ही करना है आपको। अगला सवाल है, गेहूं में दीमक के नियंत्रण के लिए उपयोग किया करते हैं। बताइए, पैराक्वाट, डाइक्वाट, क्लोरोपाइरिफास और बेसलाइन। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको। गेहूं में दीमक के नियंत्रण के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? गेहूं में दीमक के नियंत्रण के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? पैराक्वाट, डाइक्वाट, क्लोरोपाइरिफॉस और बेसलाइन। जिसने जवाब दिया है सी वाला, क्लोरोपाइरिफॉस, बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं में दीमक के नियंत्रण के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्लोरोपाइरिफॉस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर गेहूं की जगह कोई दूसरी फसल भी दे रखी हो और आपसे पूछ लिया जाए कि दीमक का नियंत्रण करना है, किसका छिड़काव करें, तो क्लोरोपाइरिफॉस का आँख मीच के छिड़काव कर देना। ठीक है, क्लोरोपाइरिफॉस का छिड़काव कर देना, दीमक का कंट्रोल हो जाएगा किसी भी फसल में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गेहूं में होने वाला रोली रोग किस कारक से होता है? गेहूं में होने वाला रोली रोग किस रोग कारक से होता है? बताना है आपको। वायरस, कवक, प्रोटोजोआ और जीवाणु। वायरस, कवक, प्रोटोजोआ और जीवाणु। गेहूं में होने वाला रोली रोग किसके कारण होता है? ABCD। जिसने ए दिया है उनका गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। बी वाला जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। जिसने बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, कवक से होता है। और ये कवक होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, एक तो सफ़ेद रोली, एक पीली रोली और एक काली रोली। 3 प्रकार की रोली फैलाते हैं ये रोग। और इसका जो कवक का नाम है वो पक्सीनिया है। कौन सा है? पक्सीनिया। कवक का नाम क्या है? पक्सीनिया है। पक्सीनिया रिकार्डिटा, पक्सीनिया ग्रामिनिस्टिड्साई और पक्सीनिया ट्राइफोर्मिया, 3 नाम है और तीनों ही अलग अलग रोली फैलाते हैं। रोली का मतलब होता है कि अगर गेहूं में काली रोली हो गई तो गेहूं की पत्तियों पर बहुत सारे काले काले धब्बे बन जाएंगे। अगर सफ़ेद रोली हो गई तो बहुत सारे सफ़ेद धब्बे बन जाएंगे, चाहे पत्तियां हो या तना हो। अगर पीली रोली हो गई तो पीले पीले स्पॉट बन जाएंगे, पीले भूरे दूसरे रंग के धब्बे बनते हैं, एग्जिट पीला नहीं होता है। तो ये रोली रोग कहलाता है। और ये किससे होता है? कवक से होता है। किस में होता है? ये जो रोली रोग है ये मुख्य रूप से कवक में, गेहूं में ही होता है।
जो रोली रोग होता है ना वो मुख्य रूप से गेहूं में होता है, बाकी सब में भी होता है लेकिन सबसे ज़्यादा भयंकर तबाही ये गेहूं में फैलाता है। और जो कवक होता है वो उसका नाम है पक्सीनिया, पक्सीनिया रिकार्डिटा, पक्सीनिया ट्रिट्साई और पक्सीनिया ट्राइफॉर्मिस। ठीक है, तो ये गेहूं का रोली रोग था। अगर हिंदी की जगह इंग्लिश में आ जाए तो रोली को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं रस्ट। क्या कहते हैं? रस्ट। तो रस्ट लग गई, गेहूं में रस्ट लग गई, गेहूं में येलो रस्ट लग गई, ब्लैक रस्ट लग गई या वाइट रस्ट लग गई, तो वो किससे होती है? कवक, जिसको हम फंजाई बोलते हैं। तो ये गेहूं में होने वाली रोली रोग का कारक था। आज के लिए बस इतना ही, आज इतना ही पढ़ेंगे। जो भी स्टूडेंट हैं जो सही जवाब देते हैं, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करते हैं, उन सभी को मैं एक बार दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारा फ़ोटो नहीं दिखाया है या आप उन्हीं का फ़ोटो बार बार दिखाते हो, तो ऐसी बात नहीं है। आप सब मेरे लिए समान हो और आप सारे स्टूडेंट नाइस हो, ब्राइट हो, सब सही जवाब देते हो। जो मेरे पास फ़ोटो भेजता है मैं उसकी ऐड करता ही हूँ, ऐसी बात नहीं है। आप भी भेजोगे, आपकी भी करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे व्हाट्सअप जो नंबर हैं वो व्हाट्सअप नंबर है ये वाले व्हाट्सअप नंबर है हमारे, या आप हमें डिस्क्रिप्शन में जाओगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे भी आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है अभी मैंने डिस्क्रिप्शन इसमें ऐड नहीं किया हो, जब ये वीडियो देख रहे हो आप, तो हमारी कोई सी भी दूसरी वीडियो उठा लीजिए, उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको 2 नंबर मिलेंगे। जो दूसरा नंबर है, कोई से भी नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दें या ऐड कर दें, तो वो ऐड कर देंगे आपको। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे प्लीज़ आप फॉलो करिए हमें। इंस्टाग्राम पे जो हमारा चैनल का पेज है उसका नाम है इंपीरियल एग्रो क्लासेस। फेसबुक पे आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पे भी आप हमें जुड़ सकते हैं हमसे। फेसबुक पे हमारा जो पेज है उसका नाम है इंपीरियल एग्रो क्लासेस। और अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं फेसबुक ग्रुप में, वहाँ पर PDF वगैरह सेंड करता हूँ मैं, और ये मटेरियल अभी आपको जो पढ़ाया है वो भी मैं सेंड करता हूँ, तो उस पर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर उस ग्रुप का नाम भी है इंपीरियल एग्रो क्लासेस। और यूट्यूब चैनल पे आप देख ही रहे हो, टेलीग्राम है, वहाँ पर भी आप इंपीरियल एग्रो क्लासेस सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी मैं PDF वगैरह सेंड करता हूँ, तो सब जगह आपको इंपीरियल एग्रो क्लासेस मिल जाएगा। और सब जगह एक ही फ़ोटो मिलेगी आपको, पीले कलर की फ़ोटो जो अभी आपको शो हो रही है, पीले कलर की फ़ोटो और इंपीरियल एग्रो क्लासेस लगा हुआ होगा। और 3 पत्तियाँ बनी हुई हैं, ये पत्तियाँ पूछ लो किसकी हैं? ये पत्तियाँ हैं गेहूं की। ठीक है, गेहूं की पत्तियाँ हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? नई दिल्ली है। उसका भी जो लोगो है वो यही है, 3 पत्तियाँ गेहूँ की। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। शाम को बायोलॉजी की क्लास में मिलेंगे एक धमाकेदार प्रस्तुति के साथ। बस संख्या आपकी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। आप स्टूडेंट कम होते हो तो थोड़ा मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूँ, एनर्जी कम होती है मेरे में। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना, फिर हम पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लाऊंगा मैं आपके लिए। और केमिस्ट्री की क्लास भी हो सकता है कल लगाएं। तो उसके लिए अब देखो, जैसे ये लाइव क्लास ख़त्म हो, फिर उसके बाद में कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि लाइव क्लास के लिए केमिस्ट्री का तो फिक्स, देखो इसका फिक्स है 11 बजे और उसका फिक्स है 8 बजे, 8:30 बजे। अब इसके अलावा आपको टाइम बताना है कि केमिस्ट्री का कौन से टाइम सही रहेगा। तो फिर मैं देखे 1-2 दिन में एडजस्ट करता हूँ टाइम, फिर उसके बाद में हम केमिस्ट्री की भी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।